हाय दोस्तों, मैं एम के सिंह आई आनंद इंग्लिश क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। पीछे के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जैसा मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत लेते हैं प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन, सवाल ये आता है कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, क्या होता है प्रीपोजिशन। तो देखिए अपने बारे में क्या कहता है। प्रीपोजिशन links two or more than two words ये प्रीपोजिशन अपने बारे में बता रहा है कि प्रीपोजिशन क्या करता है, ये अपने काम के बारे में बताता है। क्या बता रहा है कि प्रीपोजिशन दो अथवा दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। प्रीपोजिशन का ये काम है। प्रीपोजिशन के अंतर्गत लगभग प्रीपोजिशन के फैमिली में लगभग 44 मेंबर्स हैं और कंपटीशन में हमें उतने चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी जानकारी को वहाँ तक रखनी है जितनी जानकारी की आवश्यकता कंपटीशन में है। विद्वान नहीं बनना है, कंपटीटर बनना है। कुछ ऐसे सर्टन प्रीपोजिशंस हैं जिनके बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन हमें किसी भी कंट्रोवर्सीज में जाने की जरूरत नहीं है। हम उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे जिस इंस्ट्रक्शंस को कंपटीशन वैध करता है, वैलिड करता है, मान्य करता है। हम उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा मानेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस्ड करेंगे। आइए अब इस प्रीपोजिशन को लेकर सबसे पहले आपके पास बेसिक में कुछ जानकारी रखें। कुछ सर्टेन प्रीपोजिशन है, ज़्यादा नहीं है, 7-8 हैं। इनके बेसिक कुछ फंक्शंस होते हैं, बेसिक कुछ मीनिंग होते हैं, जहाँ पर ये अपना बेसिक फंडामेंटल दिखाता है और उसके बाद इनके और भी यूज होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले बेसिक को आप पढ़ो। इसके अंतर्गत 7-8 प्रीपोजिशंस आएंगे और उस 7-8 में मैं पहले आपके सामने लाता हूँ use of preposition from। पहला प्रीपोजिशन आ रहा है हमारे सामने from। बेसिक में हमें यह समझना है कि ये from का प्रयोग कितने संदर्भों को स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है। कितने ऐसे आयाम होंगे, कितने ऐसे सेंस होंगे जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्रीपोजिशन फ्रॉम की आवश्यकता है, ये जानना। तो बेसिक में कुछ ही जानकारी है, इसके बाद इनके कुछ मौलिकता से हटके भी ये फंक्शन देती हैं, तो उनकी ये बात हम लोग आगे करेंगे। पहले बेसिक में आते हैं। अब इनके प्रयोग के संदर्भ, प्रीपोजिशन फ्रॉम लाए हैं पहले, और इसके प्रयोग के संदर्भ आई मीन कितने आशयों को स्पष्ट करने के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जा सकता है। प्रीपोजिशन फ्रॉम के माध्यम से आप कितने तरह के आशयों को स्पष्ट कर सकते हो, ये जानो पहले आप बेसिक में। इसके अंतर्गत आपको पहली जानकारी आ रही है प्रीपोजिशन फ्रॉम is used
to show change in state फिजिकल। प्रिपोजिशन फ्रॉम के बारे में पहली जानकारी आपको आ रही है कि किस संदर्भ, कितने संदर्भों को आप स्पष्ट करोगे, तो उन संदर्भों में से पहला संदर्भ आपको बताया जा रहा है क्या, कि प्रिपोजिशन फ्रॉम इज यूज्ड टू शो चेंज इन स्टेट। फ्रॉम के बारे में जानकारी दी जा रही है कि प्रिपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करके हम किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन को दर्शा सकते हैं। पहली जानकारी आ रही है फ्रॉम के प्रयोग का, यानी किसी वस्तु की अवस्था में जो बदलाव आते हैं, चेंजेज आते हैं, उस चेंजेज को आप फ्रॉम, प्रिपोजिशन फ्रॉम के माध्यम से दर्शा सकते हैं। एक जानकारी ये आ रही है प्रिपोजिशन फ्रॉम के बारे में बेसिक में। अब यहां पर हमको क्या समझना पड़ेगा, मैंने पहले ही कहा था साइंटिफिक ढंग से रखें अपने दिमाग को। किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन को दर्शाने के लिए प्रिपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है, सही है, लेकिन उसके पोस्ट में आया फिजिकल। इसका मतलब क्या हुआ, भौतिक। आई मीन यहां पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आप विस्तार से सेंस क्या है, कहा क्या जा रहा है। किसी भी वस्तु की अवस्था में हम दो तरह से परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, चेंजेज ला सकते हैं। एक बदलाव फिजिकल रिएक्शन, भौतिक अभिक्रिया के द्वारा, और दूसरा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। यहां स्पष्ट नहीं है इसमें कि सिर्फ इतना बताया गया कि आप अवस्था परिवर्तन को दर्शाओ, लेकिन ये नहीं, एक साइड में फिजिकल लिख दिया गया है कि समझने में आपको दिक्कत ना हो। यानी किसी भी वस्तु की अवस्था में दो तरह से परिवर्तन किए जाते हैं, फिजिकल और केमिकल, लेकिन ये पॉइंट बता रहा है कि यह पॉइंट केवल वहां उस परिवर्तन में दर्शाएं, लगाएं जहां पर फिजिकल रिएक्शन किया गया हो। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज फिजिकल रिएक्शन? क्या होता है फिजिकल रिएक्शन? भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप जानते हो इसको, बचपन से पढ़ते आए हो। जब कोई वस्तु अपने मूल अवस्था को छोड़कर किसी नई अवस्था में चली जाती हैं और उस नई अवस्था से पुनः अपने मूल अवस्था में लौट आती हैं, वस्तु के ऐसे अवस्था परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन, भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। पानी से बर्फ का बनना, पानी मूल अवस्था उसकी क्या है, लिक्विड है, टर्न हुआ, चेंज हुआ, उसकी अवस्था में बदलाव है, आइस में कन्वर्ट हो गया, यानी किस में आ गया, ठोस में। अब सोचो क्या वो ठोस पिघलेगा तो फिर लिक्विड बनेगा या नहीं? ये कैसी अभिक्रिया होगी? भौतिक अभिक्रिया। और ऐसे अभिक्रिया को दर्शाने के लिए आप प्रिपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करें। अब यहाँ पे ये भी जानना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई वस्तु अपने मूल अवस्था को छोड़कर किसी नई अवस्था में चली जाती हैं और उस नई अवस्था से पुनः अपने मूल अवस्था में नहीं लौट पाती हैं, तो वस्तु के ऐसे अवस्था परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध लिक्विड है, फ्रीज हुआ, जम के सॉलिड में आया दही में, क्या अब वह दही फिर लिक्विड बनेगा? इसका मतलब ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। और ऐसी अभिक्रिया, बस यहाँ पर यही समझना है कि फिजिकल आएगा तो ये लेना, हो सकता है केमिकल पूछ दे तो यहीं पर केमिकल के बारे में भी सोच लेंगे। अब इन सारी चीजों का एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको स्पष्ट करते हैं। Ice is made water.
पहले तो आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि या केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है या फिजिकल रिएक्शन को। अब देखिए क्या आप कर रहे हैं, बर्फ पानी से बनता है, ये कहा जा रहा है बर्फ पानी से बनता है। पानी से बर्फ का बनना कैसे अभिक्रिया? बोलिए, भौतिक या रासायनिक? भौतिक। भौतिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फ्रॉम। आइस इज मेड फ्रॉम वाटर। बर्फ पानी से बनता है। लेकिन यहीं पर यह भी ध्यान रखें, कर्ड इज मेड मिल्क। दही दूध से बनता है। दूध से दही का बनना कैसी अभिक्रिया? भौतिक या रासायनिक? रासायनिक। और याद रखें, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ये आगे जब ऑफ की बारी आएगी तो वहां इसकी भी चर्चा हो जाएगी ऐसा क्यों हुआ। अभी आप इतना जानो कि फिजिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन? फ्रॉम। और अब वहीं पर केमिकल रिएक्शन आ जाए तब कौन सा आ जाएगा? केमिकल रिएक्शन के लिए ऑफ। क्लियर? किसी फिजिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन? फ्रॉम। और किसी केमिकल रिएक्शंस को दर्शाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन? ऑफ। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन water turns ice. Milk turns curd. ये कौन सा रिएक्शन है? पहला ऊपर वाला सर, फिजिकल। बिल्कुल सही। ये कौन सा रिएक्शन है सर? केमिकल। बिल्कुल सही। यहाँ फिजिकल के लिए क्या आया था? फ्रॉम। यहाँ केमिकल के लिए क्या आया था? ऑफ। लेकिन यहाँ फिजिकल है, लेकिन यहाँ ना ऑफ आएगा ना फ्रॉम आएगा, यहाँ आएगा इनटू। ये फिजिकल रिएक्शन नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन के लिए यहाँ ऑफ लिया गया, लेकिन यहाँ भी ऑफ नहीं आएगा, यहाँ भी आएगा इनटू। जब ऐसे चीजों को आप देखते हो तो हक्के बक्के रह जाते हो, सर कैसे हो गया, सर कैसे हो गया। हकीकत यह है कि इस चीज को लॉजिकली आप सोचो, हो गया, आपको पता है, आप याद भी कर लिए यहाँ इंटू आएगा, लेकिन अब दिमाग में ये पता है ये इंटू कैसे आ गया। यहाँ फिजिकल में सर पॉइंट में बता रहे हैं फ्रॉम लगाओ, केमिकल में ऑफ लगा दो। यहाँ देखते हैं फिजिकल केमिकल दोनों के साथ ना फ्रॉम है ना ऑफ है, इंटू आ गया। ये कैसे हो गया? यही है भ्रांतियां प्रीपोजिशन की। तो वहां पर लॉजिकली सोचेंगे, बिल्कुल साइंटिफिक। क्या है लॉजिक? अब समझो। अगर किसी, ये कौन सा रिएक्शन? फिजिकल। अगर किसी फिजिकल रिएक्शन को पैसिवली दर्शाया जाए, पैसिवली लिखा जाए, तब उसे दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करें। जबकि किसी केमिकल रिएक्शंस को पैसिवली लिखा जाए तब उसे दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग करें। लेकिन फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार के रिएक्शंस को यदि आप एक्टिवली दर्शाएंगे तो वहां पर दोनों स्थिति में दोनों एक्शन रिएक्शंस के साथ प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होगा। बस इतनी सी बात। कैसा लगा आप समझिए। थोड़ा देर के लिए जो अटपटा लग रहा था, अब बोलिए कैसा लगा इस सुनने के बाद। क्या सुना आपने? फिर से सुनिए। कहा यह जा रहा है, जो मूल पॉइंट था हमारा कि प्रीपोजिशन फ्रॉम हम किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन को दर्शाने के लिए लाएंगे। हमने लाया, फ्रॉम लिया,
फिर वहीं पर पता चला कि नहीं, अवस्था में परिवर्तन दो रिएक्शन से किए जाते हैं, तो ये तो फिजिकल था, केमिकल होगा तब क्या करेंगे, तो वहां पता चला नहीं, उसके साथ ऑफ ले लेंगे। फिर यहाँ नीचे आए तो यहाँ फिजिकल और केमिकल दोनों रिएक्शन से आए, लेकिन वहां पर ना फ्रॉम आए ना ही ऑफ आए, दोनों के साथ इनटू आ गए। ये थोड़ा सा हमको थोड़ा सा भ्रमित किया, लेकिन लॉजिक क्या कहता है कि देखिए एम इज आर वाज वेयर के बाद कहीं किसी भी वाक्य में अगर भाग भीतरी रूप फॉर्म में आता है तो आप मानो उस वर्ब का प्रयोग पैसिव हुआ, पैसिव हुआ चाहिए, पैसिव में है, ये भी पैसिव में है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक्टिव में है। यही चीज थोड़ा सा अगर इस चीज को इस लिहाज से अगर आप देख लेते हैं, जानते तो आप पहले से थे, इसको इस एंगल से देख लेंगे तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी, लगेगा नहीं हम समझ सकते थे, जानते थे, सोच सकते थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो ये रुचिकर बनाता है, इस तरह से इंटरेस्ट लेकर पढ़े। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो आप उसे अवश्य करो, बिल्कुल मत रोको। ये कभी कोशिश ना करो कि अगर सर समझ जाएंगे कि मैं कमजोर हूं तो बुरा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम ये जान जाएंगे कि आप कमजोर हैं तब हमें बहुत खुशी होगी कि हमें ऐसे बच्चों के साथ रहना पड़ेगा जिस बच्चों को हमें बनाना है। तो फिर उस बीच में आप अपनी कमी को छुपा लोगे तब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रॉम का एक संदर्भ क्लियर हुआ, अब आते हैं फ्रॉम के दूसरे संदर्भ के बारे में। क्या? preposition from is used to show displacement or separation। दूसरी जानकारी क्या आ रही है आप इसको समझिए। प्रिपोजिशन फ्रॉम इज यूज्ड टू शो डिस्प्लेसमेंट और सेपरेशन। डिस्प्लेसमेंट ये शब्द आप कहीं पढ़े होंगे, आपको याद आ रहा होगा, साइंस वगैरह में साइंस का शब्द है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और या नहीं तो क्या, सेपरेशन अलगाव, जुदाई। प्रीपोजिशन फ्रॉम के माध्यम से हम किसी के डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हैं या किसी के जुदाई अलगाव को दर्शा सकते हैं। ऐसा काम करने के लिए भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग हो सकता है। दूसरी जानकारी क्या आ रही है? पहली जानकारी थी क्या, चेंज इन स्टेट। अब दूसरी जानकारी क्या, संदर्भ क्या बदल रहा है कि नहीं, प्रीपोजिशन फ्रॉम के माध्यम से हम किसी के डिस्प्लेसमेंट को भी दर्शा सकते हैं और या नहीं तो जुदाई को भी दर्शा सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं लीव्स आर फॉलिंग trees, leaves are falling, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। ये वृक्ष, ये पत्ते गिर रहे हैं, क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ या कहीं से जुदा हुआ, अलग हुआ। तो अलग या जुदाई को दर्शाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन, फ्रॉम। ठीक ठीक, आज जा रहे हैं, अभी तक हम लोग ठीक हैं, बिल्कुल सही हैं।
यहाँ पर जुदाई का अर्थ है, अलगाव का अर्थ है। जुदाई या अलगाव को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही है। अब आइए इन चीजों को कुछ अनट्रेडिशनल देखते हैं। क्या वे एट प्लेट, सेंस शुड बी इम्प्लीमेंटेड। सेंस को समझिए, अपने ऑर्गन को पकड़िए, हम एक्टिव हैं, कैच कर सकते हैं क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। आप कह रहे हैं कि हम लोग थाली में खाते हैं। देखिए हिंदी का वाक्य है, इसका सेंस ये, हम लोग थाली में खाते हैं। अब में का अंग्रेजी मोस्टली लड़के जानते हैं, सबको पता है इन मतलब में, जहां में आया वहां इन आया, नहीं भी आना चाहिए वहां भी लड़के ले आते, नहीं यहाँ इन आएगा क्योंकि इन मतलब में। हम लोग थाली में खाते हैं, वहां सेंस क्या है में का, से। में का सेंस है से, हम लोग थाली में नहीं खाते हैं, हम लोग थाली से खाते हैं। अब वहां पर और आप लॉजिकल दिमाग लगाओ, क्या तो भोजन रखी गई थाली में और वहां से उठाकर हम अपने मुख तक लाते हैं, तो भोजन को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं या नहीं। यही सेंस है वहां पर पकड़ता। यहाँ डिस्प्लेसमेंट को आप दर्शा रहे हो, ना कि में का अर्थ ये है इनसाइड। यहाँ ये सेंस नहीं है, यहाँ में का सेंस है हिंदी में क्या कि डिस्प्लेसमेंट। भोजन वहां रखा है, वहां से उठाते हैं, सेपरेट करते हैं, जुदा करते हैं, अलग करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, मुख तक लाते हैं। तो किसी की जुदाई या सेपरेशन को दर्शाने के लिए क्या होता है, फ्रॉम। यहाँ लड़के क्या मार देंगे, हिंदी में सुनेंगे, हम लोग थाली में खाते हैं, वी ईट इन प्लेट। में का अंग्रेजी इन, यहीं फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जानते हैं। वो जानते तो हैं लेकिन अटेम्प्ट गलत कर बैठते हैं। ऐसे चीजों पर सावधान रहें। अब एक चीज और देखिए, यहां वे एट आ स्पून। गौर कीजिए ऐसी चीजों पर। हम लोग चम्मच से खाते हैं, हिंदी में आया से, इसके पहले था में। हम लोग थाली में खाते हैं, अब आया हम लोग चम्मच से खाते हैं। यहाँ क्या सेंस है। अब यहाँ पर अगर यही चीज आप सेंस लगा देंगे कि नहीं, यहाँ भी तो डिस्प्लेस हो रहा है, नो। अब यहाँ परिवर्तन क्या किया गया, यही सब दिमाग में बैठाना। परिवर्तन क्या किया गया, ये प्लेट और ये स्पून दोनों में फर्क है। ये पोट है, ये भी पोट की श्रेणी में आता है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट भी है। और आप जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होता है। अतः यहाँ पर हम विथ लेंगे, अगर हम यहाँ फ्रॉम लेंगे तो गलत हो जाएंगे। वी ईट विथ अ स्पून, हम लोग चम्मच से खाते हैं। हम नेवर से वी ईट फ्रॉम अ स्पून, गलत हो जाएंगे आप ऐसा भी ना कहो वी ईट विथ प्लेट या इन प्लेट, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों पर अगर आप अपने दिमाग को खपाओगे, लगाओगे, इंटरेस्ट लगेगा, तो लगेगा कि नहीं कि ठीक थे, थोड़ा सा ये भी अगर हो जाता तो और अच्छा हो जाते। यही बातें मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपसे कही है। अब इससे आगे की क्लास में हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपको भी मेरे तरफ से बाय, जय हिंद।